हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षित एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कॉलम। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, यानी वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, यानी कि धार्मिक आंदोलन जो उस समय हुए थे उनके बारे में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है जो 7वीं सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी का जो पीरियड था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था धार्मिक बदलावों का पूरी दुनिया में। और यह वह समय था जब जैनिज्म और बुद्धिज़्म, ये दो धर्म लोगों के सामने आए और लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा और इसे अपनाया। अब क्या कारण थे कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म को लोग अपना रहे थे? ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक फिलॉसफी थी उस समय की, वो अपनी ओरिजिनलिटी खो रही थी और वैदिक धर्म समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था और उसमें काफ़ी सारे अंधविश्वास हो गए थे, जिसके कारण लोगों का भरोसा उसको ऊपर से हटने लगा था और वह दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। यही कारण माना गया है कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैले। एक कारण यह भी माना जाता है कि लोगों के बीच में ऊंच नीच का भाव उत्पन्न हो गया था उस समय। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैदिक धर्म में 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता था और जो शूद्र थे उन्हें सबसे नीचा माना जाता था। इसी इसी कारण से ऊंच नीच के भाव से ही लोग दूसरे धर्मों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिलावस्तु नेपाल में हुआ था और उनके पिता का नाम सुद्धोधना था। वे राजा थे कपिलावस्तु के और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी माता की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और दूसरा विवाह करने के बाद उनकी सौतेली माता का नाम महाप्रजापति गौतमी था। अब जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो एक संत आते हैं उनके महल में और वे राजा से कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और वह राजपाट त्याग देगा। इसी डर से सुद्धोधना जो राजा थे, उनके पिता थे, उन्होंने उन्हें कभी बाहरी दुनिया में कभी घुलने मिलने नहीं दिया। इसलिए उनकी 16 साल की उम्र में यशोधरा नाम की एक कन्या से उनका विवाह कर दिया जाता है, जिनसे उनका एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था राहुल। बचपन में गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहा जाता था। अब कुछ समय बाद जब वह अपने महल से एक दिन भ्रमण कर रहे थे राज्य का, तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और उसके बाद उन्होंने एक संत को देखा। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उनके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई और उनके मन में विचार आया कि जीवन है क्या। अब जीवन को तलाशने के लिए उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनके जो टीचर्स थे, उनका नाम था अलारा कल्म और उदराका रामपुत्र। जो अलारा कल्म थे, उनसे उन्होंने मेडिटेशन के बारे में सीखा और 35 साल की उम्र में बोध गया में उन्होंने निर्वाणा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर ली। निर्वाणा का मतलब होता है एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। अब बुद्धिज़्म जनरली 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक हिनायाना और महायाना। अब हिनायाना क्या है और महायाना क्या है? हिनायाना जनरली एक ओल्ड फिलॉसफी पर बेस्ड है बुद्धिज़्म की, और महायाना जो है एक न्यू फिलॉसफी पर बेस्ड है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हिनायाना में ये माना गया है कि अगर कोई एक भिक्षुक यानी कि मॉन्क ही एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकता है, लेकिन महायाना जनरली एक नई फिलॉसफी पर बेस्ड है, तो उसमें ऐसा माना गया है कि किसी को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भिक्षुक बनना आवश्यक नहीं है। अब हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, जनरली इनसे ज़्यादा डीप से क्वेश्चंस नहीं आते। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ
यानी कि 8 जीवन के पहलू बताए थे जिनकी प्राप्ति से इंसान ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब ये 8 पहलू कौन से थे, अब इन्हें देखते हैं। सबसे पहला पहलू था सही समझ यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा था सही वाचन यानी सही बोलना यानी कि राइट स्पीच। तीसरा था सही आजीविका यानी कि राइट लिवलीहुड यानी कि सही तरह से जीवन यापन करना। चौथा था सही सचेतना यानी कि राइट माइंडफुलनेस। पांचवा था सही सोच यानी कि राइट थॉट। छठा था सही कर्म यानी कि राइट एक्शन। सातवां था सही प्रयास यानी कि राइट एफर्ट्स। और आठवां और आखिरी था सही एकाग्रता यानी कि राइट कंसंट्रेशन। उनके मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने इन चीज़ों 8 पहलुओं को समझ लिया और अपने जीवन में इन चीज़ों को अपना लिया तो वह व्यक्ति एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आराम से कर सकता है और वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं महात्मा बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जिनसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। जो सबसे पहला है लोटस एंड बुल। जनरली ये शो करता है महात्मा बुद्ध का जन्म यानी कि बर्थ के बारे में। जो हॉर्स है वह शो करता है महाभिनिष्क्रमण के बारे में यानी कि रेन्यूंसिएशन यानी कि त्याग के बारे में, यानी कि उनके गृह त्याग को दिखाता है। महाभिनिष्क्रमण। जो बॉडी ट्री है वह दिखाता है ज्ञान की प्राप्ति यानी निर्वाणा और संबोधि, जिसे निर्वाणा और संबोधि भी कहते हैं बुद्धिज्म में। जो व्हील यानी कि चक्र है वो दिखाता है प्रथम उपदेश को यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। जो स्तूप है वह दिखाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाणा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक यानी कि ये है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। अब उस समय में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी और ये अलग अलग राजा के समय में हुई थी और अलग अलग लोगों की अध्यक्षता में हुई थी। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। जनरली इनसे जो ये 4 पॉइंट्स हैं इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी। ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में जो हुई थी ये, और जो जगह थी वो थी राजगृह। और किसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट कौन थे उस समय उसके, वो थे महाकश्यपा। और जो राजा थे वह थे अजातशत्रु। जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 383 BC में हुई थी वैशाली में, और जो चेयरमैन थे उनके वो थे सवाकमी। और जो राजा थे उस समय वो थे कालाशोक। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 251 BC यानी 251 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो जगह थी वह थी पाटलिपुत्र। और जो प्रेसिडेंट थे उसके वे थे मोगलीपुत्र तीसा, और जो उस समय राजा थे वे थे अशोक। और जो चौथी और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी 98 AD में कुंदलवन में, और जो प्रेसिडेंट थे वे थे वसुमित्र, और जो राजा थे वे थे कनिष्क। अभी जितने भी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं इनसे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, वो 483 BC में हुई थी, किस जगह हुई थी, और उस समय उस बुद्धिस्ट काउंसिल की किसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट कौन था, या फिर उसे हम चेयरमैन भी कह सकते हैं, यानी किसकी अध्यक्षता में हुई थी, और उस समय जो राजा थे वे कौन थे। अब हम पढ़ते हैं आगे यानी कि जैनिज्म के बारे में। जो जैनिज्म है वो जनरली डिस्कवर किया गया था, जो उसके फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो सबसे पहले गुरु थे वे थे ऋषभदेव, और जो 23वें गुरु थे वे थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे जैनिज्म के। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन, नॉन स्टीलिंग। और जो सेलिबेसी है यानी कि ब्रह्मचर्य वह दिया था महावीर स्वामी ने। अब जो प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल है ट्रूथ यानी कि सत्य बोलना हमेशा।
दूसरा प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, यानी कि किसी के साथ हिंसा ना करना। तीसरा है नॉन पजेशन, यानी किसी का अधिकार ना छीनना, ना किसी का हक छीनना। चौथा है नॉन स्टीलिंग, कभी चोरी ना करना। और पांचवा और आखिरी है वह है सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य। जो ऊपर के 4 जो प्रिंसिपल्स हैं वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और जो आखिरी वाला है ये सेलिबेसी, ये महावीर स्वामी जी ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 540 BC में हुआ था कुंदाग्राम में, वैशाली, नियर वैशाली इन बिहार। इनका जन्म कुंदाग्राम वैशाली में हुआ था बिहार में, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक कबीले के, यानी कि कबीले के मुखिया थे। उस कबीले का नाम था जनत्रिका क्षत्रिय। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, और इनकी एक बेटी थी, उसका नाम प्रियदर्शनी थी। अब जो सबसे पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के, वे थे जमाली जो थे इनकी पुत्री के पति थे, यानी कि इनके जमाई थे जमाली, वो इनके सबसे पहले शिष्य बने थे। जैनिज्म भी जनरली 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, श्वेतांबर्स और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। अब हम इनके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं SSC और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस इन्हीं से ही बनेंगे। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। जनरली मैंने इसमें एक टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके इनके बारे में कि ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कहाँ की थी और किस नदी के किनारे की थी, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है। अब हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की थी, और बुद्धिज्म में इसे निर्वाणा कहा जाता है, जबकि महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति जंबीग्राम में की थी, और जैनिज्म में इसे कैवल्य कहा जाता है, जिसका मतलब है परफेक्ट नॉलेज। अब जो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस नदी के किनारे इन्होंने की थी। अब जो रिवर है वो है निरंजना। महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी, और महावीर स्वामी ने ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब निरंजना जो नदी है इसे हम फाल्गु के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फाल्गु रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से पेड़ के नीचे की थी, कौन से ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी को साल के पेड़ के नीचे, यानी कि साल की लकड़ी जो होती है, हमने सुना होगा इसके फर्नीचर बनते हैं, यानी कि साल, उसके पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में, और महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश पावापुरी में दिया था, बिहार में। अब जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था पहले उपदेश में महात्मा बुद्ध द्वारा, वह थी पाली, और जो भाषा महावीर स्वामी ने अपने पहले उपदेश में की थी वो थी प्राकृत। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में कुशीनगर में गोरखपुर के पास हुई, और जो महावीर स्वामी की मृत्यु है 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई। अब ये जो पॉइंट्स हैं जनरली इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर, और जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं इनसे अधिकतर क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।